फ्रेंड्स, इसकी समरी हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल फार्म, पशु फार्म, ये जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है उसे फार्म बोलते हैं। ओके, एनिमल फार्म मूल रूप से एनिमल फार्म ऑफ फेयरी स्टोरी जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक और भयावह लघु उपन्यास है। ये एक छोटा उपन्यास है जिसे हम नोवेला बोलते हैं। जो नोवेल से थोड़ा छोटा होता है उसे हम नोवेला बोलते हैं, जो एक पशु कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पहली बार 17 अगस्त 1945 को इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। यह मैनर फार्म के दुर्व्यवहार से ग्रस्त मानव रूपी पशुओं की कहानी है, जो अपने मानव स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सभी पशु समान, स्वतंत्र और मानव दुर्गुणों और हस्तक्षेपों से दूर सुखी रह सकें। हालांकि विद्रोह का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें धोखा दिया जाता है और सुअरों की तानाशाही के तहत फार्म लगभग उसी भयावह स्थिति में पहुंच जाता है जैसा वह पहले था। फ्रेंड्स, एक फार्म होता है जिसका नाम होता है मनोवर फार्म। क्या? मनोवर फार्म। ओके, और उसका स्वामी होता है, जो मानव स्वामी होता है ना, ये सभी जो एनिमल्स होते हैं वो सब मिलकर उससे विद्रोह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मैनर फार्म इंग्लैंड का एक छोटा सा फार्म है जिसे कठोर और अक्सर शराबी मिस्टर जोन्स चलाते हैं। इस फार्म का जो मेन ओनर है उसका नाम है मिस्टर जोन्स, जो एक व्यक्ति हैं। एक रात ओल्ड मेजर नाम का एक सुअर मैनर फार्म के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है, यह जानते हुए कि उसकी मृत्यु निकट है, और ओल्ड मेजर एक भाषण देता है जिसमें वह जानवरों को बताता है कि मनुष्य ही उन सभी कष्टों का कारण है जो जानवर सहते हैं। ओल्ड मेजर कहता है कि सभी जानवर समान हैं और उन्हें एकजुट होकर विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें बीट्स ऑफ इंग्लैंड नामक एक क्रांति गीत सिखाता है। ओल्ड मेजर की जल्द ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन स्नोबॉल और नेपोलियन नाम के दो सुअर उनके विचारों को एनिमलवाद के दर्शन में ढाल लेते हैं। वे फार्म के अन्य जानवरों में एनिमलवाद के विचारों को फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह एक कठिन चुनौती साबित होती है। बॉक्सर, ये फ्रेंड्स, बॉक्सर जो होता है एक घोड़ा होता है और बहुत ही मेहनती होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। बॉक्सर और क्लोवर नाम के दो घोड़ा उनके सबसे अच्छे शिष्य साबित होते हैं, क्योंकि वे एनिमलवाद को सरल तर्कों में ढालकर अन्य जानवरों के साथ साझा करने में सक्षम होते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे। 3 महीने बाद मिस्टर जोन्स 24 घंटे से अधिक समय तक अपने जानवरों को खाना नहीं खिलाते। जानवर विद्रोह कर देते हैं और मिस्टर जोन्स और खेत के मजदूरों को खेत से भगा देते हैं। जो सभी जानवर होते हैं उन्हें लगभग 24 घंटे से अधिक हो जाता है, उन्हें खाना नहीं मिलता है, तो सभी जानवर मिलकर क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करके वह मिस्टर जोन्स, जो उस फार्म का मालिक होता है, उसे और उसके साथ जो भी वर्कर होते हैं, काम करते हैं, उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। ओके, जो अंततः एक आसान जीत साबित होती है। जानवर तुरंत उन सभी चीज़ों को जला देते हैं जिनकी मदद से मिस्टर जोन्स सत्ता में बने रहे, जैसे कि चाबुक, लगाम और चाकू। अगली सुबह जानवर खेत का दौरा करते हैं और सुअर बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने खुद ही पढ़ना सीख लिया है। स्नोबॉल लिखने में सबसे अच्छा है,
और वह सफ़ेद रंग से खेत के गेट पर एनिमल फार्म लिख देता है। फ्रेंड्स, पहले इस फार्म का नाम क्या होता है? मनोवर फार्म या मनोर फार्म। ओके। उसके बाद जो स्नोबॉल होता है वह उसे हटाकर उस पर लिखता है एनिमल फार्म। ओके। बड़े खलियान में स्नोबॉल पशुवाद के सिद्धांतों को भी लिखता है, जिन्हें उसने और नेपोलियन ने 7 आज्ञाओं में संक्षिप्त किया है। स्नोबॉल जो होता है वह 7 कमांडमेंट्स लिखता है। ये समझ लीजिए कि वो उनके रूल्स होते हैं कि इन रूलों पर हम चलकर आगे अपनी प्रोग्रेस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़े खलियान में स्नोबॉल पशुवाद के सिद्धांतों को भी लिखता है, जिन्हें उसने और नेपोलियन ने 7 आज्ञाओं में संक्षिप्त किया था। आज्ञाओं में कहा गया कि सभी जानवर समान हैं और कोई भी जानवर बिस्तर पर सोने, 2 पैरों पर चलने, दूसरे जानवरों को मारने या शराब पीने जैसे मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। इनमें कहा गया कि मनुष्य ही एकमात्र शत्रु है। सूअरों द्वारा गायों का दोहना सीख लेने के बाद जानवर घास की कटाई में जुट जाते हैं, लेकिन दूध गायब होने लगता है। मनुष्यों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि जानवर मिस्टर जॉन से कहीं अधिक सफल हैं। पर्याप्त भोजन उपलब्ध है और जानवर अपने श्रम से अपना पेट भरने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करते हैं। सूअर इतने चतुर हैं कि वे 2 पैरों पर खड़े हुए बिना कुछ काम करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, जबकि बॉक्सर 3 घोड़ों जितना बलवान प्रतीत होता है और मैं और अधिक मेहनत करूंगा का नारा लगाता है। सभी जानवर फार्म के कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सिवाय घमंडी घोड़ी मौली के, जो काम न करने के कई बहाने बनाती है। बेंजामिन एक गधा है फ्रेंड्स। ओके। बेंजामिन गधा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता और रहस्यमय ढंग से सबको बताता है कि गधे लंबी उम्र जीते हैं। आगे देखते हैं। स्नोबॉल जानवरों के लिए समितियां गठित करता है जो अधिकतर असफल रहती हैं और जानवरों को पढ़ना सिखाने में अधिक सफल रहता है। कुत्ते, सूअर, बकरी, म्यूरियल और बेंजामिन ही पूरी तरह साक्षर हो पाते हैं। भेड़ जैसे कम बुद्धिमान जानवर केवल अक्षर ही सीख पाते हैं और 7 आज्ञाएं याद नहीं रख पाते। इसलिए स्नोबॉल इसे संक्षेप में 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे के रूप में समझाता है। उसे पंछियों को यह समझाना पड़ता है कि यह क्यों स्वीकार्य है, क्योंकि उनके पास केवल 2 पैर होते हैं। इस बीच नेपोलियन 9 पिल्लों को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, यह कहते हुए कि बच्चों को शिक्षित करने पर ध्यान देना अधिक उपयोगी है। जल्द ही स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। स्नोबॉल और नेपोलियन पड़ोसी खेतों में कबूतर भेजकर अन्य जानवरों तक खबर फैलाते हैं। अन्य किसान मिस्टर जोन्स के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वे केवल अपने फायदे के लिए ही स्थिति को संभालना चाहते हैं। जानवरों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि उनके पड़ोसी फॉक्सवुड फार्म के मिस्टर पिल्किंगटन और पिंचफील्ड फार्म के मिस्टर फ्रेडरिक एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि वे दोनों एनिमल फार्म में हुए घटना से भयभीत हैं। अक्टूबर में मिस्टर जोन्स और कुछ आदमी बंदूक लेकर फार्म पर हमला करते हैं। सभी जानवर बहादुरी से लड़ते हैं और उन आदमियों को भगा देते हैं। हालांकि
बॉक्सर तब व्याकुल हो जाता है जब उसे लगता है कि उसने एक अस्तबल के लड़के को मार दिया है। स्नोबॉल एनिमल फार्म के लिए मरने के महत्व के बारे में भाषण देता है और वे मिस्टर जोन्स की बंदूक को साल में 2 बार विद्रोह की वर्षगांठ और गौशाला की लड़ाई की वर्षगांठ पर चलाने के लिए सहमत होते हैं। ये सैन्य सम्मान भी तय करते हैं और स्नोबॉल को एक सम्मान प्रदान करते हैं। आगे स्टोरी को जानते हैं। सर्दियों में मॉली शहर में एक आदमी की सेवा करने के लिए गायब हो जाती है। सूअर आने वाले मौसम की योजना बनाने को लेकर बहस करते हैं और स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच की प्रतिद्वंद्विता स्नोबॉल के पवन चक्की बनाने के विचार पर चरम पर पहुंच जाती है। स्नोबॉल जानवरों को यह कहकर मना लेता है कि पवन चक्की से उन्हें बिजली मिलेगी और उन्हें सप्ताह में केवल 3 दिन काम करना पड़ेगा, जबकि नेपोलियन चुपचाप कहता है कि यह बकवास है। पवन चक्की पर अंतिम बहस में नेपोलियन पिल्लों को बुलाता है जिन्हें उसने चुपके से अपने क्रूर नौकरों के रूप में पाला था। फ्रेंड्स, जो इस स्टोरी का जो विलेन होता है, एंटागोनिस्ट होता है, वह नेपोलियन है। कौन है? नेपोलियन। और हमने अभी पढ़ा था वह 9 पिल्लों को पालता है, उन्हें वह खूंखार बना देता है। ये समझिए कि यदि कोई जैसे नेता होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस होती है, बॉडीगार्ड्स होते हैं। इसी प्रकार नेपोलियन के जो बॉडीगार्ड हैं और ये समझो ये पुलिस हैं या सैनिक हैं जो उसकी रक्षा करते हैं, वह ये उसके द्वारा ट्रेंड किए गए ये 9 पिल्ले ही हैं जो अब बड़े हो गए हैं। ओके, वह उन्हें इशारा करता है और वो टूट पड़ते हैं ना, जिससे सभी जो जानवर हैं एनिमल फार्म के वो उससे डरने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की पर अंतिम बहस में नेपोलियन पिल्लों को बुलाता है जिन्हें उसने चुपके से अपने क्रूर नौकरों के रूप में पाला था और उन्हें एनिमल फार्म से स्नोबॉल का पीछा करने का आदेश देता है। नेपोलियन अन्य जानवरों से कहता है कि स्नोबॉल एक बुरा था, जानवरों के वोट देने के अधिकार को छीन लेता है और नेतृत्व का बोझ खुद पर ले लेता है। यह स्क्वीलर नाम के एक सूअर को भेजता है जो जानवरों को समझाता है कि नेपोलियन उनके भले के बारे में सोचता है। 3 सप्ताह बाद नेपोलियन ने आखिरकार पवन चक्की बनाने का फैसला किया। उसने जोर देकर कहा कि पवन चक्की का विचार सबसे पहले उसका ही था, लेकिन स्नोबॉल ने उसकी योजनाएं चुरा ली थीं। जानवर काम पर लग गए। बॉक्सर ने नेतृत्व किया। पवन चक्की पर ध्यान केंद्रित करने से खेत की उत्पादकता कम हो गई और सूअरों और कुत्तों को छोड़कर बाकी सभी जानवरों को कम खाना मिलने लगा। नेपोलियन ने रविवार को स्वैच्छिक काम शुरू किया, लेकिन जो जानवर काम नहीं करेंगे उन्हें कम राशन मिलेगा। कहने का मतलब है उन्हें कम खाना मिलेगा जो संडे को काम नहीं करेंगे। ओके, सूअरों ने मिस्टर विम्पर नाम के एक वकील को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और दूसरे खेतों के साथ व्यापार शुरू किया। वे मिस्टर जोन्स के फार्म हाउस में चले गए और पलंगों पर सोने लगे। इससे क्लोवर भ्रमित हो गई क्योंकि उसे लगा कि यह मना है। जब उसने म्यूरियम से पलंगों के बारे में आज्ञा पढ़ने को कहा तो उसमें लिखा था, कोई जानवर चादर वाले पलंग पर नहीं सोएगा। स्क्वीलर कुत्तों के साथ जोर देकर कहता है कि अगर सूअरों को पर्याप्त नींद नहीं मिली तो मिस्टर जोन्स वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स, जो ये स्क्वीलर है यह एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला है। उस सर्दी में एक तूफान ने अधूरी बनी पवन चक्की को नष्ट कर दिया। जो सभी जानवर मिलकर एक विंड मिल बना रहे थे
तो तूफान ने उसे बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नेपोलियन ने इस आपदा का दोष गद्दार स्नोबॉल पर डाला और दावा किया कि स्नोबॉल फॉक्सवुड में छिपा हुआ है। इंसानों ने कहा कि पवन चक्की मौसम की वजह से गिरी है, और हालांकि जानवरों ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने दूसरी पवन चक्की की दीवारें पहले से दोगुनी मोटी बना दी। नेपोलियन ने यह बात छुपा दी कि फार्म में पर्याप्त भोजन नहीं है, और जनवरी में उसने मुर्गियों से कहा कि वह अनाज के बदले प्रति सप्ताह 400 अंडे देने के लिए सहमत हो गया है। मुर्गियां व्याकुल हो गईं क्योंकि उन्होंने वसंत में चूजे सेने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने अंडे कुर्बान कर दिए। नेपोलियन ने उनका राशन कम कर दिया और 9 मुर्गियां के मरने के बाद 5 दिनों में मुर्गियां हार मान गईं। नेपोलियन ने अफवाह फैलाई कि वे बीमारी से मर गईं और उसे पता चला कि स्नोबॉल चुपके से एनिमल फार्म में घुसकर अंडे रौंदने और चोरी करने जैसी शरारतें कर रहा है। एक शाम स्पीलर ने जोर देकर कहा कि स्नोबॉल मिस्टर फ्रेडरिक के साथ मिला हुआ है और पूरे समय मिस्टर जोन्स का साथ दे रहा है। बॉक्सर अचंभित रह जाता है और कहता है कि स्नोबॉल ने उनके साथ लड़ाई की थी, लेकिन स्क्वीलर जोर देकर कहता है कि नेपोलियन के अनुसार स्नोबॉल मिस्टर जोन्स के पक्ष में है। 4 दिन बाद नेपोलियन एक बैठक के दौरान 4 छोटे सूअरों और बॉक्सर पर अपने कुत्तों को छोड़ देता है। बॉक्सर अपने पंजों से कुत्तों को भगा देता है, लेकिन जब सूअर स्नोबॉल के साथ साजिश रचने की बात कबूल कर लेते हैं तो कुत्ते उनके गले फाड़ देते हैं, उनको मार देते हैं। मिस्टर फ्रेडरिक और मिस्टर पिलकिंगटन के बीच उस जमीन पर मौजूद लकड़ी को लेकर विवाद होता है जिसे नेपोलियन बेचना चाहता है, और तनाव काफ़ी बढ़ जाता है। वे पतझड़ में पवन चक्की का निर्माण पूरा कर लेते हैं और उसके तुरंत बाद नेपोलियन घोषणा करता है कि उसने मिस्टर पिलकिंगटन को लकड़ी देने का वादा करने के बाद उसे मिस्टर फ्रेडरिक को बेच दिया है। इस पैसे से जानवरों के लिए पवन चक्की की मशीनरी खरीदी जाएगी। हालांकि मिस्टर विम्पर खुलासा करते हैं कि मिस्टर फ्रेडरिक ने जाली नोटों से लकड़ी का भुगतान किया था। मिस्टर फ्रेडरिक और उनके कई आदमियों ने, जिनमें से कई के पास बंदूकें थीं, एनिमल फार्म पर हमला कर पवन चक्की को उड़ा दिया। क्रोधित जानवर उनका पीछा करते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं। तभी स्क्वीलर उन्हें बताता है कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। सूअरों को विस्की का एक डिब्बा मिलता है और पहले तो वे घोषणा करते हैं कि नेपोलियन मर रहा है, फिर वे कहते हैं कि सभी खाली खेतों में जौ बोया जाएगा। यह सारा जौ सूअरों के लिए होगा। एक रात जानवरों को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है और वे स्क्वीलर को खलियान के पास टूटी हुई सीढ़ी और पेंट के साथ पाते हैं। फ्रेंड्स, क्यों पाते होंगे आप ये जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर 7 कमांडमेंट्स लिखी हुई थी। उनमें वो थोड़ा सा चेंज करता है। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो जो मेन 7 कमांडमेंट्स होते हैं उनमें किस तरीके से चतुराई से वो उसमें चेंज कर देता है। ओके, अगली सुबह आज्ञाओं में लिखा होता है कि जानवरों को अधिक शराब नहीं पीनी चाहिए। जैसे जैसे बॉक्सर सेवानिवृत्ति के करीब आता है, वह अपनी चोटों को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देने से इनकार कर देता है। वह पवन चक्की का निर्माण पूरा होते देखना चाहता है। जब वसंत ऋतु में नेपोलियन के
31 बच्चे पैदा होते हैं तो नेपोलियन घोषणा करता है कि उसे एक स्कूल बनाना होगा और एक नियम लागू करता है कि अन्य सभी जानवरों को, सूअरों को रास्ता देना होगा। जब फार्म गणतंत्र बनता है तो नेपोलियन को सर्वसम्मति से फार्म का राष्ट्रपति चुना जाता है। गर्मी के मौसम में बॉक्सर पवन चक्की पर काम करते समय बेहोश हो जाता है और नेपोलियन घोषणा करता है कि पशु चिकित्सक उसका इलाज करेगा। लेकिन जब बॉक्सर को लेने के लिए वैन आती है तो बेंजामिन सबको जगा देता है। वैन पर लिखा है कि बॉक्सर को गोंद बनाने की फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है। वे बॉक्सर को फिर कभी नहीं देखते और स्पीलर जोर देकर कहता है कि वैन को हाल ही में एक पशु चिकित्सक ने खरीदा था और उस पर अभी तक पेंट नहीं किया गया था। कुछ दिनों बाद सूअर और विस्की खरीदने के लिए पैसे जुटा लेते हैं। कई साल बीत जाते हैं। अब फार्म पर बचे हुए कुछ ही जानवर क्रांति का अनुभव कर पाए हैं। उनमें से भी बहुत कम को इसके लक्ष्य याद हैं। वे पहली पवन चक्की पूरी कर लेते हैं और दूसरी शुरू करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पवन चक्की फार्म को बिजली नहीं दे पाती। सूअर खुद 2 पैरों पर चलना सीखते हैं, चाबुक लेकर चलने लगते हैं और भेड़ों को 4 पैर अच्छे, 2 पैर बेहतर बोलना सिखाते हैं। फ्रेंड्स, जो ये भेड़ें हैं ये किसका प्रतीक है? आप समझ गए होंगे, यह अंधभक्त हैं। कौन है? अंधभक्त, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको जैसा कह दिया जाए बस वो वैसा ही बोलने लगते हैं। वो अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं करना चाहते। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जब क्लोवर और बेंजामिन 7 आज्ञाओं को देखते हैं तो उन्हें केवल यह कथन मिलता है, सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर हैं। पहले फ्रेंड्स ये लिखा हुआ था केवल सभी जानवर बराबर हैं, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन उसमें वो चेंज कर देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से कमेंडमेंट्स जो होते हैं, कमांडमेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कमांडमेंट्स में वो चेंज करते हैं, कितनी चतुराई से। ओके, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से बराबर हैं। सूअर अपने मानव पड़ोसियों से सुलह कर लेते हैं और दावत करते हैं, लेकिन नेपोलियन और मिस्टर पिलकिंगटन दोनों ताश में धोखा देते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। अन्य जानवर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि अब वे सूअरों और इंसानों में फ़र्क नहीं कर पाते। ओके फ्रेंड्स, सभी एनिमल्स ने जो विद्रोह किया था मिस्टर जोन्स के प्रति और मिस्टर जोन्स को भगा दिया था और उन्हें ऐसा लगा कि अब हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से जो ये सूअर होते हैं उनमें से एक सूअर होता है नेपोलियन नाम का, वह शासक बन जाता है। और एक स्नोबॉल होता है, वो अच्छा होता है, लेकिन ये जो नेपोलियन होता है वह अपने द्वारा पाले गए कुत्तों की सहायता से उसको भगा देता है और स्वयं वहाँ का शासक बन जाता है। पहले वो भी कहता था क्या कि हम पर ये अत्याचार करते हैं, लेकिन अब जब सूअर खुद शासक बन गया तो वो खुद भी अत्याचार करने लगा जानवरों पर। फ्रेंड्स, इससे वाली जो वीडियो है उसमें हमने इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डाले हैं। ओके, उस वीडियो को भी आपको देखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने इस नोवेला से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सभी डाले हैं। ओके, उसे ज़रूर देखना है। उसमें हमने 7 कमांडमेंट्स के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि किन कमांडमेंट्स में चेंज किया गया है और कैसे और क्या क्या चेंज किया गया है। ओके।
उसमें हमने मेजर थीम्स के बारे में भी बताया है और मेजर सिंबल्स के बारे में भी बताया है और सेंट्रल मैसेज और वन लाइन समरी भी बताई है। ओके, उसे देखना ज़रूर है और उसके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट करना है, लर्न करना है और हो सके तो इसी को वीडियो को रोककर इसमें से नोट कर लें आप, अगर वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक आपने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।